बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस, लेक्चर नंबर 10 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है, इस टॉपिक का नेम है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने एरर बाउंड्स के एप्लीकेशंस को कंटेन करवाया। आज हम ऑर्डर कन्वर्जेंस को अंडरस्टैंड करेंगे, इनकी डेफिनेशन है और इससे रिलेटेड हमारा एक टॉपिक होगा कि हमने ऑर्डर कन्वर्जेंस न्यूटन रॉप्सन मेथड को डील करना होगा, जो नॉन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा एक टास्क है। तो नॉन लीनियर इक्वेशन के हमारे 4 मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बाइसेक्शन मेथड था, रेगुलर फाजी मेथड, सीकेंट मेथड और न्यूटन रॉप्सन मेथड। जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हमने फाइंड करना है, एक तो सीक्वेंट मेथड का हम फाइंड करेंगे और एक न्यूटन रॉप्सन मेथड। तो जो सीक्वेंट मेथड का ऑर्डर कन्वर्जेंस है, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लिया जाएगा। और आज जो हम टुडे ऑर्डर कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे वो न्यूटन रॉप्सन मेथड का फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं आइडिया स्टूडेंट, ऑर्डर कन्वर्जेंस क्या होता है और किस अंदाज में ये डिस्कशन कर रहा होता है। एक्चुअली आपके पास एरर बाउंड्स की जो लॉजिक थी उसी को ये फॉलो करेगा और उसके अकॉर्डिंग मूव करता है। बट एरर बाउंड जो मैंने आपको अंडरस्टैंड कराया वो जस्ट ओनली होल्ड कर रहा था आपकी आउटलाइंस के अकॉर्डिंग बाइसेक्शन मेथड पे। ठीक है ना। तो ऑर्डर कन्वर्जेंस जो है ये सभी पे होल्ड करता है। जो आपके सिलेबस में सीक्रेट मेथड है और एक न्यूटन रॉप्सन मेथड है, जस्ट 2 मेथड्स हैं जिनका हमने ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना होगा। ठीक है, ओनली ऑन सीक्रेट मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे एंड आल्सो न्यूटन रॉप्सन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट किया जाएगा। तो आज हम न्यूटन रॉप्सन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो लेट पी एन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हमारे पास पी एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का सीक्वेंस हमें दे दिया गया है, यानी कि इस अंदाज में हमें फाइंड आउट करना होता है। यानी कि पी एन जो है एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास पी एन सीक्वेंस है। ये कन्वर्जेंस तब होता है जब वो पी को अप्रोच करे, यानी इसकी जो लिमिट है पी को अप्रोच करे तो वो कन्वर्जेंस हो जाएगा, अदरवाइज डाइवर्ज हो जाएगा। हमने इसको कन्वर्ज करवाना है, यानी पी पॉइंट पे लिमिट अप्रोच करे। ठीक है ना। लेट पी एन सीक्वेंस जो है एन 0 से इन्फिनिटी कन्वर्जेंस टू पॉइंट पी। इट्स मीन डैट इज़, आप इस बात को, इस लैंग्वेज को इस अंदाज में राइट कर सकते हैं, डैट इज़ पी एन सीक्वेंस एन 0 से इन्फिनिटी कन्वर्जेस, ये जो एरो है दिस इज़ नोन एज कन्वर्जेस पी। यानी कि ये सीक्वेंस पी को तब कन्वर्ज करेगा जब हमारे पास कोई भी लिमिट इनके बिटवीन एरर्स को होल्ड अप करवाए। इट्स मीन कि जो उसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है और जो एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी ये हम मैंने राइट किया हुआ है रेड कलर में। ये जो पी एन सीक्वेंस एन 0 से इन्फिनिटी हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। यहाँ पर अगर एन 0 आप पुट करते हैं तो पी 0 होगा, अगर आप 1 पुट करते हैं तो पी 1 होगा, पी 2 एन 2 पुट करते हैं तो पी 2 होगा, अगर एन 3 पुट करते हैं तो पी 3 होगा। ये अप्रॉक्सीमेट्स की आइटरेटिव वैल्यूज़ आती जाती हैं। ठीक है ना। वो हम सोल्व कर रहे होते हैं, जैसे जैसे परफॉर्म आप आइट्रेशन परफॉर्म करवाएंगे वो एन की वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। ठीक है ना। तो वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। और पी इसमें क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, जो एग्जैक्ट रूट आपको मिल जाता होता है। ये हमारे पास है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अगर एग्जैक्ट रूट को अप्रोच करे, कन्वर्ज करे, तो वो हमारे पास ऑर्डर कन्वर्जेंस को लीड करेगा। इसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू आपस में कभी भी इक्वलेंट नहीं होती, थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट होता है, इसलिए ये आपस में इक्वल नहीं है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज़ नेवर इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि पी एन इज़ नेवर इक्वल टू पी फॉर ऑल एन। ठीक है, सभी के लिए, यानी कि कंप्लीट के लिए, एन के लिए ये बात ट्रू है कि ये पी एन और पी आपस में इक्वल कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू आपस में इक्वलेंट नहीं होते। तो इस पे नेक्स्ट ऑनवर्ड हम अपने स्टेप्स को अप्रोच करेंगे कि इफ़ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स इस कंडीशन को होल्ड करने के लिए हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने हैं। इफ़ पॉजिटिव कांस्टेंट लेमडा एंड अल्फा, ये 2 पॉजिटिव कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। लेमडा है पॉजिटिव रियल नंबर और अल्फा ये भी पॉजिटिव रियल नंबर है, एग्जिस्ट विद द कंडीशन। लेमडा और अल्फा जो हैं कोई भी एरर्स पर तब होल्ड करते हैं जब वो इस लिमिट को अप्रोच करें, जो ये रिलेशन बना दिया गया है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में पी एन प्लस 1 माइनस पी होल मॉडुलस, और डिवीजन फॉर्म फ्रैक्शन में लिखा हुआ है पी एन माइनस पी होल मॉडुलस, और इसकी जो पावर है यानी ऑर्डर फॉर्म में वो है अल्फ़ा, विल बी इक्वल टू लेमडा। ठीक है, यानी ये रिलेशन जब होगा तो ये हमारे पास कोई भी एक ऑर्डर कन्वर्जेंस को होल्ड करेगा।
अब इसमें जो लिमिट है ना, ये जो p सबस्क्रिप्ट n+1 में है, ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है n+1 टर्म के लिए, माइनस p जो है आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ठीक है। इसलिए ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का अगर एग्जैक्ट वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये एक एरर होता है, और एरर को e से ज़ाहिर करते हैं। नेक्स्ट टाइम में मैंने यही राइट किया होगा कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में से एग्जैक्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, डिफरेंस किया है, तो वो हमें एक एरर मिल रहा है। तो ये देखें ई सबस्क्रिप्ट n+1, यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास जो एरर है इसको हमने राइट किया हुआ है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू जो होल मॉडुलस टर्म में है, तो इसको हमने राइट कर दिया है एरर सब्सक्रिप्ट फॉर्म n+1, यानी कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में सब्सक्रिप्ट में जो टर्म होगी वही हमारे एरर की टर्म में एग्जिस्टेबल होगी, इसके सब्सक्रिप्ट में राइट कर देंगे en+1। और डिवीजन फॉर्म में क्या है Pn-P, इसको जब हम लिखेंगे राइट करेंगे, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है माइनस ये एग्जैक्ट वैल्यू है। जब एरर पे जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारे पास बनेगा ये है En, और इसकी रेज टू पावर अल्फा बना देंगे, ठीक है ना। यानी ये हमारे पास एरर है जो कि अप्रॉक्सीमेट में से एग्जैक्ट को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है ई सबस्क्रिप्ट n, और हो रेज टू पावर जो इसका ऑर्डर है वो है अल्फा विल बी इक्वल टू लेमडा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास एरर है n+1 टर्म के लिए, और डिनोमिनेटर में भी एरर है nth टर्म के लिए। तो ये मैंने राइट किया हुआ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई सबस्क्रिप्ट n+1, और डिनोमिनेटर में ई सबस्क्रिप्ट n, और इसकी जो पावर है रेज टू पावर वो अल्फा जो है, दिस इज नोन एज ऑर्डर, और विल बी इक्वल टू लेमडा कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट टर्म के लिए। और उसके बाद ई एन रेज टू पावर अल्फा को दूसरी साइड पे मूव करवा दिया है, तो इधर डिवीजन फॉर्म में दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई सबस्क्रिप्ट n+1 विल बी इक्वल लेमडा ई सबस्क्रिप्ट n रेज टू पावर अल्फा। इसको हमने इक्वेशंस डायरेक्ट मान लिया है, इसकी हमें आगे नीड होगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो इस रिलेशन से आगे ऑनवर्ड हम अपनी डिस्कशन को फॉलो करते हैं। देन वी से डैट पी एन सीक्वेंस फॉर्म n0 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास जो एक सीक्वेंस है ये कन्वर्जेस है टू p, यानी कि पी एन सीक्वेंस n0 टू इन्फिनिटी कन्वर्ज करता है, अप्रोच करता है p को ऑफ ऑर्डर अल्फा, यानी ऑर्डर इनका है अल्फा कंटेन होगा, और विद एसिम्प्टोटिक एरर लेमडा। एसिम्प्टोटिक एरर मीन कि डिफरेंस होता है बिटवीन टू एरर्स। अगर टू हमारे पास एक फर्स्ट एरर है एक सेकंड एरर है, अगर आप उन दोनों एरर्स का डिफरेंस निकाल लें तो वो हमारे पास एसिम्प्टोटिक एरर होता है। ये आगे इसमें डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की हुई है, तो आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा। वैसे मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि एसिम्प्टोटिक एरर क्या होता है। एक्चुअली ये आपके पास एसिम्प्टोटिक एरर टू एरर्स का डिफरेंस होता है बिटवीन टू एरर्स कंसेक्टिव, और ये हमारे पास लैम्डा के लिए अटेंड होता है। ये जो लैम्डा आ रहा है ये एसिम्प्टोटिक एरर के लिए होल्ड अप होता है, वेयर ई मीन एरर बिटवीन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू। ई हमेशा आपके पास एरर होगा जो कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू के बिटवीन लीड करता होता है। ये मैंने ऑनवर्ड डेफिनेशन राइट की हुई है एसिम्प्टोटिक एरर क्या होता है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी आपको कर दिया था। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है द डिफरेंस बिटवीन टू एरर इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक एरर। कोई भी हमारे पास टू एरर हैं तो उनके बिटवीन जो भी डिफरेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं दो एरर के बिटवीन, ठीक है ना, तो वो हमारे पास एसिम्प्टोटिक कहलाएगा। और एरर कब बनता है जब आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में से एग्जैक्ट वैल्यू को माइनस करते हैं। तो ये मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, डेट इज एरर यानी फर्स्ट एरर अगर हमने राइट करना हो तो E1 इक्वल होगा P1 माइनस P। E1 हमारे पास फर्स्ट एरर है, और P1 मीन फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू माइनस P एग्जैक्ट वैल्यू, एंड आल्सो ये मैंने एंड का ये साइन डाला हुआ है। E2 मीन सेकंड एरर विल बी इक्वल P2 सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू माइनस P मीन एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये हमारे पास फर्स्ट एरर है और ये हमारे पास सेकंड एरर है। एसिम्प्टोटिक एरर कब बनेगा जब आप सेकंड एरर को फर्स्ट एरर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये मैंने राइट किया हुआ है एसिम्प्टोटिक एरर का फॉर्मूला MCQs के लिहाज से पूछा जा सकता है कि E2 माइनस E1 एसिम्प्टोटिक एरर इस अंदाज में हो सकता है। डेट्स इट। तो नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न्यूटन रॉसन मेथड के अकॉर्डिंग हमने इसको डील करना है। ये मैंने प्रीवियस आपको बताया भी था कि जब हम नॉन लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ज करवा रहे होते हैं, मतलब उसके जो 4 मेथड्स थे, बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रॉसन मेथड और रेगुलर फाजी मेथड, सीकेंट मेथड, ये मतलब 4 मेथड्स थे। उनमें सबसे ज़्यादा
कन्वर्ज कौन करता है, लीड फास्टेस्ट कन्वर्जेंट कौन है, तो वो जस्ट न्यूटन रॉफ्सन मेथड था। नॉन लीनियर इक्वेशन के जितने भी हमने मेथड्स देखे उनमें सब फास्टेस्ट का कन्वर्जन जो इसकी ऑर्डर कन्वर्जेंस की रेटिंग थी वो न्यूटन रॉफ्सन मेथड की थी। तो ये आज हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। क्वेश्चन इसका है शो डैट न्यूटन रॉफ्सन मेथड इज़ क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट। यानी कि स्टेटमेंट का ये मतलब है कि न्यूटन रॉफ्सन मेथड जो है ये ऑर्डर टू को कंटेन करता है, यानी कि क्वाड्रेटिकली, और इसकी जो डिग्री है होल्ड करती है वो क्वाड्रेटिकली होती है, मतलब पावर टू होल्ड करती है, और वो कन्वर्ज करता होता है, कभी भी डाइवर्ज नहीं होगा। न्यूटन रॉफ्सन हमेशा फास्टेस्टली कन्वर्जेंट करता है, अप्रोच करता है, और अपने रूट को बहुत जल्दी आइट्रेट करता है, ठीक है, और क्वाड्रेटिकली होता है, ये बात माइंड में रखिएगा, ठीक है, कन्वर्ज करेगा। या आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, शो डैट न्यूटन रॉफ्सन मेथड इज अटेनिंग ऑर्डर टू। ये न्यूटन रॉफ्सन मेथड का जो ऑर्डर है वो अटेन हमेशा जो है ऑलवेज अटेनिंग करता है ऑर्डर टू को, ठीक है ना। तो प्रूव करते हैं डियर स्टूडेंट। इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सुपोजिशन को फॉलो करना है। एज वी नो डैट न्यूटन रॉफ्सन मेथड फॉर्मूला इज, हमें मालूम है कि न्यूटन रॉफ्सन मेथड फॉर्मूला क्या है, वो हमने अपनी आइट्रेशंस में परफॉर्म करवाया हुआ है। आइट्रेशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो न्यूटन रॉफ्सन मेथड फॉर्मूला होता है वो एक्स एन प्लस वन, जनरलाइजेशन में बाकायदा इसका मैंने प्रूव भी आपको करवाया हुआ है कि एक्स एन प्लस वन यानी कि एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन विल बी इक्वल एक्स सब्सक्रिप्ट एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन होल ओवर एफ डैश ऑफ एक्स एन। ये हमारे पास है न्यूटन रॉफ्सन मेथड फॉर्मूला। इसको हमने कोई ये नंबर वन मान लिया, ठीक है ना, इसको कोई एक नेम हमने असाइन कर दिया। तो ये न्यूटन रॉफ्सन मेथड का फॉर्मूला राइट करने के बाद आपने मूव करना है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की तरफ। एंड वी आल्सो नो डैट ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एरर ई सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन विल बी इक्वल लैम्डा एरर ई सब्सक्रिप्ट एन रेज टू पावर एल्फा, और जो पावर एल्फा है दिस इज नोन एज ऑर्डर, ठीक है, ये ऑर्डर है। इसको हमने कोई स्टेरिक मान लिया है क्योंकि ये हमने डेफिनेशन में भी इसे एक नेम असाइन किया था, वहाँ पे भी मैंने कोई स्टेरिक का नेम लिया हुआ है, और यहाँ पर भी मैंने इसका नेम वही साइन कर दिया हुआ है ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टीज ना सामने आए। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन वन है दिस इज़ नोन एज न्यूटन रॉफ्सन मेथड फॉर्मूला, और जो इक्वेशन स्टेरिक है दिस इज़ नोन एज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फॉर्मूला इन द सेंस ऑफ लिमिट फॉर्मेशन। और इसके लिए अब हम नेक्स्ट ऑनवर्ड ये स्टेप करेंगे, हमने एग्जैक्ट रूट की तरफ मूव करना है। एग्जैक्ट रूट के लिए लेट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि अगर एक्स हमारे पास कोई रूट को यानी कि अप्रोच कर रहा है, अगर एक्स की वैल्यू ए है, जैसे आप लोगों ने कोई भी न्यूमेरिकली सोल्यूशन फाइंड आउट किए नॉन लीनियर इक्वेशन के रिगार्डिंग, तो उसके लिए आपके पास जो रूट होता था वो कोई भी दो जो है ना दो कंसेक्टिव पॉइंट्स उनके बिटवीन लाई करता था, जिनमें अल्टरनेट फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आते थे और वो लेस देन जीरो होता था और उनके बिटवीन वो रूट लाई कर रहा होता, ठीक है ना। तो वो हमें एक कोई प्रॉपरली एग्जैक्ट रूट इन दी एंड आइट्रेशन परफॉर्म करवाने के बाद मिल जाता था, ठीक है ना। वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी लेकिन उसका एग्जैक्ट आंसर भी उसके करीब करीब होता था, ठीक है ना। तो लेट एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स हमारा ए के अगर इक्वल है वो रूट है, बी द एग्जैक्ट रूट है ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशन। अगर एक्स ए के इक्वल है और एग्जैक्ट रूट भी है तो वो हम क्या कहेंगे कि वो उस पर अगर हम फंक्शन वैल्यू लगाएंगे यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो वो नॉन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, यानी कि एक्स पे फंक्शन वैल्यू अप्लाई करें वो जीरो के इक्वल होगा बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म, यानी कि नॉन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग। नॉन लीनियर की यही कंडीशन है कि अगर आप एक्स पे फंक्शन वैल्यू अप्लाई करें तो वो आपके पास जीरो क्रिएटेड हो। अगर वो एक्स पे फंक्शन वैल्यू अप्लाई करने से जीरो क्रिएट कर रहा है तो एक्स किसके इक्वल है, ए के, और ए क्या है एग्जैक्ट रूट। सो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर एफ ऑफ एक्स भी जीरो के इक्वल है नॉन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सो दैट्स व्हाई दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए इज आल्सो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ऑनवर्ड हमने अब इनके एरर्स पे मूव करना है, तो इतना एग्जैक्ट रूट फाइंड करने के बाद हमने एरर्स पे जब जाना है तो इसके लिए हम कहेंगे लेट ई एन एंड ई एन प्लस वन, यानी कि nth टर्म है और ये n प्लस वन टर्म है, ये मैंने आगे राइट भी किया हुआ है, ये एरर्स हैं। ये जो ई स्मॉल में राइट किया हुआ है दिस इज नोन एज एरर। लेट ई एन एंड ई एन प्लस वन बी द एरर एट nth एंड n प्लस वनथ टर्म रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये जो एरर्स आपको दिए हैं जो आपने खुद सपोज करने हैं
ये nth टर्म के लिए एरर है और n+1 टर्म के लिए एरर है, वो आपने अब सपोज करने हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने अपना एक रिज़ल्ट इंड्यूस्ड करवाना है, ठीक है ना। तो ये हमने इक्वेशन बनाई एरर्स के लिए। तो xn इक्वल है a+en, यानी कि एरर nth के लिए हमारे पास ये रिलेशन बनेगा, xn विल बी इक्वल a+en, और n+1 टर्म के लिए एरर का रिलेशन ये बनेगा xn+1 इक्वल है a+e सब्सक्रिप्ट n+1, ठीक है। यानी कि जहाँ n है वहाँ पर n कंटेन करेगा, यानी x के सब्सक्रिप्ट में भी n है और एरर के सब्सक्रिप्ट में भी n है, ठीक है। यहाँ पर x के सब्सक्रिप्ट n+1 है और यहाँ पर एरर के सब्सक्रिप्ट में n+1 है, ठीक है। इससे आपने परेशान नहीं होना। ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो है एरर्स की फॉर्म हमने एग्जैक्ट रूट के अकॉर्डिंग अटेंड कर ली है। अब जो हमारे पास रिलेशन 2 है और रिलेशन 3 है, मतलब हमने xn फाइंड किया है और xn+1, x nth टर्म और xn+1 टर्म, ये हमारे पास दोनों टर्म्स कहाँ यूज़ करेंगे, ये हमारे पास न्यूटन-राफ्सन मेथड में होल्ड हो रही हैं। न्यूटन-राफ्सन मेथड में हमें xn+1 की ज़रूरत थी, नीड थी, और xn की ज़रूरत थी, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट्स, ये देखें x से सब्सक्रिप्ट n+1, एक तो हमने ये रिलेशन फाइंड किया, और x से सब्सक्रिप्ट n, एक हमने ये रिलेशन फाइंड किया। ये हमारे पास इक्वेशन 2 में रिजल्ट पड़ा हुआ है और ये हमने रिजल्ट इक्वेशन नंबर 3 में बना लिया हुआ है, ठीक है। ये वाला, ये xn की टर्म इसके इक्वल है a+en, और xn+1 जो टर्म है ये हमारे पास इक्वल है a+e सब्सक्रिप्ट n+1, ठीक है। ये हमारे पास एरर्स की फॉर्म है इन द सेंस ऑफ xn एंड आल्सो xn+1 टर्म फॉर्म। तो फ्रॉम 2 and 3 हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग कर देनी है, जो न्यूटन-राफ्सन मेथड का फॉर्मूला है। फ्रॉम रिलेशन 2 and 3 रिजल्ट 1 कैन बी रिटर्न एज, यानी कि फ्रॉम 2 फ्रॉम 3, इन दोनों को हमने मूव करवाना है न्यूटन-राफ्सन मेथड में। जहाँ पे xn है न्यूटन-राफ्सन मेथड फॉर्मूला में, वहाँ पर आपने a+en पुट करना है। जहाँ xn+1 टर्म है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा हुआ है, उसमें आपने a+en+1 से रिप्लेस कर देना है। तो आपके न्यूटन-राफ्सन मेथड फॉर्मूला ये बन जाएगा। यहाँ पर था x सब्सक्रिप्ट n+1, उसकी जगह हमने अपनी प्रोपोजिशन जो है ये वाला जो फ्रॉम रिजल्ट 3 है, इसको हमने होल्ड अप करवाया, तो ये बन गया a+en+1, ठीक है, इक्वल है, यहाँ पर xn था, ठीक है, फ्रॉम न्यूटन-राफ्सन मेथड फॉर्मूला, यहाँ पर xn था, तो इसकी जगह हमने ये पुटिंग की हुई है a+en, तो ये हमने राइट कर दिया a+en माइनस, यहाँ पर था f ऑफ xn, तो xn की जगह हमने राइट कर दी इसकी टर्म a+en, ये देखिए ब्रैकेट में राइट किया हुआ है a+en, और इसके डिनोमिनेटर में है f' ऑफ xn, यहाँ पर xn की टर्म क्या है a+en, वही मैंने ब्रैकेट में ये देखें राइट किया हुआ है, ठीक है ना। ऑनवर्ड हमने अब क्या करना है, देखें कुछ कटिंग हो रही है, दोनों साइडों पे प्लस a आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट, ठीक है। और यहाँ पर मीनिंग अदर दैन हमने a के अलावा राइट कर देना, यानी a कटिंग होने के बाद ये स्टेप आ गया e सब्सक्रिप्ट n+1 इक्वल है en माइनस f ऑफ a प्लस en होल ओवर f' ऑफ a+en, यानी ये स्टेप एज इट इज़ मैंने राइट कर दिया हुआ है। बस ये क्या किया, कटिंग की है मैंने, जो एग्जैक्ट रूट था आपका, और उसके बाद ये कंप्लीट आपके पास एरर्स की फॉर्म रह गई है। उसके बाद हमने ये न्यूमरेटर में आपके पास f ऑफ a+en, इस पर भी न्यूटन अपना टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला एक्सपैंड हो रहा है, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला एक्सपैंड हो रहा है f' ऑफ a+en। तो ये देखिएगा बाय यूजिंग टेलर सीरीज़ फार्मूला, न्यूमरेटर में आपके पास f ऑफ a+en है, ठीक है ना। आप इसको टेलर सीरीज़ के फॉर्मूले में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मूव करवाएं। टेलर सीरीज़ का ये फॉर्मूला मैंने बॉक्स में राइट किया हुआ है, आपने इसके अकॉर्डिंग अपने एरर्स की फॉर्म को ओपन करना होगा, यानी कि न्यूमरेटर में इसको ओपन करना है f ऑफ a+en को, और डिनोमिनेटर में f' ऑफ a+en को ओपन करना है। इसके लिए आप देखिएगा ये क्या है, f ऑफ a+h विल बी इक्वल f ऑफ a प्लस h f' ऑफ a प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f" ऑफ a प्लस अप टू सो ऑन। अब इसमें ना आपके पास जो न्यूमरेटर में है ना a+en, इसको आप इससे कंपैरिजन करके देखें, f ऑफ a+en है तो यहाँ पर है f ऑफ a+h, यहाँ पर चेंजिंग क्या आ रही है कि en की जगह आ रहा है यहाँ पर h, ठीक है ना। तो आपने ये बस चेंजिंग करते जाना है ये अपने कंप्लीट रिजल्ट में। तो जहाँ ये h लिखा हुआ है वहाँ पर आपने en को रिप्लेस करते जाना है, तो आपका ये रिजल्ट बना देगा f ऑफ a+en विल बी इक्वल f ऑफ a
प्लस ई एन एफ डैश ऑफ ए प्लस ई एन का स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सो ऑन। और जब आप डिनोमिनेटर वाला रिजल्ट बनाएंगे एफ डैश ऑफ ए प्लस ई एन, उसमें क्या होगा, यहाँ पर आपने डेरिवेटिव अप्लाई करवा देना है, यानी कि इस कंप्लीट रिजल्ट पे आपने पहले डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ये बनेगा एफ डैश ऑफ एफ डैश इंटू ए प्लस ई एन इक्वल होगा एफ डैश ए, ठीक है, प्लस यहाँ पर होगा ई एन एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस ई एन स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल, एक और डेरिवेटिव लिए तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सो ऑन। यानी कि ये न्यूमरेटर वाला पार्ट आपका यहाँ से बन जाएगा और डिनोमिनेटर वाला पार्ट ये भी यहाँ से बना दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास स्टेप बन जाएगा। तो ये देखें ई एन प्लस वन विल बी इक्वल ई एन माइनस न्यूमरेटर में एफ ऑफ ए प्लस ई एन था, उसकी जगह हमने राइट किया एफ ऑफ ए प्लस ई एन एफ डैश ऑफ ए प्लस ई एन स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है ना। यानी ये वाला स्टेप मैंने ओपन किया एफ ऑफ ए प्लस ई एन को बाय द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज फार्मूला। ये देख सकते हो आप सभी स्टूडेंट, ये रिजल्ट है, ये मैंने एक्सपेंड कर दिया हुआ है। ये देखें यहाँ पर एच की जगह मैंने ई एन को रिप्लेस किया हुआ है। ये यहाँ ए है तो ये भी ए है, दोनों सेम है, प्लस ये भी सेम है। ई एन की जगह रिप्लेसमेंट हो रही है, यहाँ पर एच है तो यहाँ पर ई एन है। बस आपका ये कंप्लीट रिजल्ट, इसको आपने फॉलो करना है, ये टेलर सीरीज़ को, और आपके पास जहाँ जहाँ एच होगा वहाँ आपने ई एन को रिप्लेस करते जाना है, तो आपके पास ये न्यूमरेटर वाला पार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस ई एन एफ डैश ऑफ ए प्लस ई एन स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही है एफ डैश ऑफ ए प्लस ई एन, तो आप ये कंप्लीट वन डेरिवेटिव अप्लाई करवा दे जाना है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पर ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ऑनवर्ड क्या होगा कि यहाँ पर एच की जगह ई एन आ जाएगा, यहाँ पर एच की जगह ई एन आ जाएगा, यहाँ पर एच की जगह ई एन आ जाएगा, बाकी ये सारा स्टेप एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये स्टेप बन जाएगा, ठीक है ना। ये वाला स्टेप एफ डैश ऑफ ए प्लस ई एन एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस ई एन का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सो ऑन। ये ट्रिपल डैश है, ठीक हो गया, ये डबल डैश और ये सिंगल डैश, यानी कि सिंगल डेरिवेटिव। ऑनवर्ड हमने अब ये बात करनी है, सिंस ए इज़ द एग्जैक्ट रूट, हमें ये सुपोजिशन की हुई है कि ए एग्जैक्ट रूट है, और जब वो एग्जैक्ट रूट होता है तो वो नॉन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो हमने अपनी सुपोजिशन में माना हुआ है, तो हम कह सकते हैं देन, यानी कि सिंस ए इज एग्जैक्ट रूट देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी कि एग्जैक्ट रूट है तो उस पर फंक्शन वैल्यू अप्लाई करेंगे तो वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वो नॉन लीनियर इक्वेशन की कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो जहाँ एफ ऑफ ए होगा वो हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये जो कंप्लीट रिजल्ट है, जहाँ इसमें एफ ऑफ ए होगा ना, ओनली ऑन एफ ऑफ ए, देखें न्यूमरेटर में ओनली ऑन एफ ऑफ ए ये दिख रहा है, ये वाला, इसके अलावा एफ ऑफ ए कहीं नहीं आ रहा। बस यहाँ पर आपने एफ ऑफ ए की जगह 0 पुट कर देना है। अब और देख लें एफ ऑफ ए है ही नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है, यहाँ पर तो नहीं है एफ ऑफ ए आ रहा है, ये तो नहीं ना आ रहा। हमारे पास जहाँ एफ ऑफ ए होगा वहाँ पे 0 पुट करना है, एफ ऑफ ए यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर देना है। ये बाकी कंप्लीट रिजल्ट आपने एज इट इज़ राइट कर देना है। जस्ट ओनली ऑन नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस स्टेप में मैंने इस एफ ऑफ ए की जगह 0 पुट किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं ई सब्सक्रिप्ट एन प्लस 1 इक्वल है ई सब्सक्रिप्ट एन माइनस एफ ऑफ ए की जगह मैंने ये 0 राइट कर दिया, प्लस ये कंप्लीट रिजल्ट आगे मैं ऐसे ही रीड करने लगा हूँ, ये एज इट इज़ राइट कर दिया होगा ई सब्सक्रिप्ट एन एफ डैश ऑफ ए प्लस ई एन स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सो ऑन। और डिनोमिनेटर वाला पार्ट ये भी मैंने एज इट इज़ राइट कर दिया हुआ है, इसमें भी नॉन चेंजिंग, ये कंप्लीट एज इट इज़ राइट आपने कर देना है। ये एज इट इज़ ही लिखा हुआ है एफ डैश ऑफ ए प्लस ई एन एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस ई एन स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद ऑनवर्ड हमने क्या करना है, ये 0 को वैनिश किया और ये कंप्लीट रिजल्ट फिर अगेन ये एज इट इज़ राइट कर दिया हुआ है। ई एन प्लस 1 इक्वल है ई एन माइनस ये 0 ख़त्म कर दिया हुआ है, वैनिश कर दिया है, और ये बाकी रिमेनिंग पार्ट ये एज इट इज़ राइट किया हुआ है। ई सब्सक्रिप्ट एन एफ डैश ऑफ ए प्लस ई सब्सक्रिप्ट एन होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सो ऑन, और ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट ये भी एज इट इज़ राइट कर दिया हुआ है। ठीक हो गया, तो आप देख सकते हैं इसमें नो चेंजिंग है। और फिर ऑनवर्ड ये स्टेप करना है निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का ये मीनिंग होगा कि जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव है
यहाँ तक टर्म्स रहेंगी और इससे ऑनवर्ड जितने भी डेरिवेटिव होते हैं, जैसे थर्ड डेरिवेटिव है, फोर्थ डेरिवेटिव है, फिफ्थ डेरिवेटिव है, सिक्स्थ डेरिवेटिव है, सेवन्थ डेरिवेटिव है एंड सो ऑन, वो सभी के सभी हमने निगलेक्ट कर देने हैं, मतलब उनको फिनिश्ड कर देंगे, उनको हमने वायलेटिंग कर देना है, ठीक है, उनको वैनिश कर देंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव और ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, ये रह जाएगा। ये जो थर्ड डेरिवेटिव आ रहा है ये हमारे पास हायर ऑर्डर टर्म्स में कंटेन कर रही है, और जो सो ऑन है ये भी हायर ऑर्डर टर्म डेरिवेटिव है, इन सबको हमने निगलेक्ट कर देना है, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव एंड अपर वो भी निगलेक्ट, और यहाँ पर थर्ड और अपर वो भी निगलेक्ट हो जाएंगे, ओनली ऑन फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड और फर्स्ट ये सेकंड ये कंटेन रह जाएगा। तो ये देखिए मैंने राइट किया हुआ है, ई सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन इक्वल है ई एन माइनस ई एन एफ डैश ऑफ ए प्लस ई एन स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए होल ओवर एफ डैश ऑफ ए प्लस ई एन एफ डबल डैश ऑफ ए, ठीक है ना। ये आपका रिजल्ट जो है इस फॉर्म में क्रिएट हो गया। उसके बाद आपने न्यूमरेटर में ई एन एफ डैश ऑफ ए कॉमन लेना है, क्योंकि दोनों में आपके पास ई एन एरर जो है वो कॉमन आ रहा है और एफ डैश ऑफ है ये हमने कॉमन लेना है, ताकि यहाँ पर एक यूनिटी नंबर क्रिएट हो। वो मैंने ऑनवर्ड एक रिजल्ट क्रिएट करने के लिए इस तरह का वर्क करना होगा। तो हमने क्या करना है, एक तो एरर कॉमन लेना है और एक फर्स्ट डेरिवेटिव कॉमन लेना है, और फर्स्ट डेरिवेटिव आपका डिनोमिनेटर में भी कॉमन आ रहा है, इसलिए वो हम कॉमन ले लेंगे और वो यहाँ पर यूनिटी वन बनानी है। उसका हमें आगे एक फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, हमने उसका एक वर्क करवाना है एक रिजल्ट करवाने के लिए। तो जब हम न्यूमरेटर में ई एन एफ डैश ऑफ ए कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा, इस पार्ट की जगह वन आ जाएगा, ये मैंने वन लिखा हुआ है, प्लस यहाँ से एक ई एन आउटसाइड चला गया था तो ये रह गया ई एन ओवर टू फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई और एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए, ये मैंने इस अंदाज में लिखा है क्योंकि आपके पास एफ डैश ऑफ ए कॉमन लिया, तो जब कॉमन लेंगे दूसरी टर्म के डिवीजन में नहीं है तो ये बटे में आ जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में। और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी आपने एफ डैश ऑफ ए कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा वन, इस एफ डैश ऑफ ए की जगह वन आ जाएगा, प्लस ई एन एफ डबल डैश ऑफ ए के डिनोमिनेटर में आपके पास एफ डैश ऑफ ए आ जाएगा, क्योंकि कॉमन आपने लिया इसके, यानी कि कॉमन पार्ट जब आपने एफ डैश ऑफ ए कॉमन लेना है तो इसके डिवीजन में आपके पास एफ डैश ऑफ ए नहीं है, इसलिए आपके उसके डिवीजन में ले आएंगे। अगर आप इसी स्टेप को ओपन करेंगे तो आपके पास मज़ीद यही स्टेप प्रीवियस आ जाएगा, ठीक है। एफ डैश ऑफ ए को आप इस स्टेप से मल्टीप्लाई करें, एफ डैश ऑफ ए एफ डैश ऑफ से कैंसिल हो सकता है, तो अगेन आपके पास एफ डबल डैश ऑफ ए ये पार्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपने जो नीचे वाला स्टेप वो प्रीवियस बना सकते हैं। एफ डैश ऑफ ए को इस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो एफ डबल डैश ऑफ ए ये देखिए बन जाएगा। तो ये कॉमन लेने का ये वे है। उसके बाद कॉमन ले लिया, आपके पास एफ डैश ऑफ ए न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद कटिंग होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमने राइट किया हुआ है, ई एन प्लस वन इक्वल है ई एन माइनस ई एन, ये एज इट इज़ है, और जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये मैंने एज इट राइट किया हुआ है, और जो डिनोमिनेटर में था ना वन प्लस ई एन एफ डबल डैश ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए, ये वाला जो कंप्लीट ब्रैकेट में राइट किया हुआ है इसको हमने न्यूमरेटर में ले जाना है, यानी कि बट्टे के ऊपर ले जाना है। जब आप बट्टे के ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर आ जाएगी माइनस वन, यानी कि इस वक्त प्लस वन है, जब आप इसको बट्टे के ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो अलामत है वो चेंज हो जाती है, जो इसका सिंबल है वो चेंज हो जाएगा पावर फॉर्म में। तो वो मैंने इसको कंप्लीट जब अपवर्ड राइट कर दिया तो इसकी पावर नेगेटिव राइट कर दी हुई है, ठीक है ना। ये स्टेप बन गया। उसके बाद ऑनवर्ड हमने इसके ऊपर एक रिजल्ट यूज़ करना है, ठीक है। ये कंप्लीट रिजल्ट यहाँ तक तो एज इट इज़ राइट किया हुआ है। ये जो हमारे पास लास्ट ब्रैकेट है वन प्लस ई एन एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए, इसकी पावर है माइनस वन। इस पे हम ना बाइनोमियल सीरीज़ फॉर्मूला लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम भी कह सकते हैं या सीरीज़ भी कह सकते हो। तो ये होता है वन प्लस एन एक्स, सॉरी ये आपके पास होता है वन प्लस एक्स होल रेज़ टू पावर एन। तो वो फॉर्मूला अगर जनरलाइजेशन में ओपन किया जाए तो वो होता है वन प्लस एक्स होल रेज़ टू पावर एन इक्वल होता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल और इंटू एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। इस अंदाज में वो बाइनोमियल थ्योरम होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने बाइनोमियल थ्योरम ओनली ऑन फर्स्ट टू टर्म्स के लिए फाइंड आउट करनी, क्योंकि इसकी पावर माइनस वन है तो जस्ट ओनली ऑन यहाँ तक लीड करेगी। और वैसे भी हायर ऑर्डर जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो तो हमें चाहिए नहीं, हायर ऑर्डर टर्म्स जो होती हैं डेरिवेटिव्स के अकॉर्डिंग वो निगलेक्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें जस्ट टू टर्म्स आपने फाइंड कर लेनी है। तो वन माइनस ई एन, ये हमारे पास माइनस किस अंदाज में जो पावर है, यानी कि वहाँ पे फॉर्मूला क्या था नेगेटिव, यानी कि एन था ना, वन प्लस एक्स होल रेज़ टू पावर एन, एन की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस वन। तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे वन प्लस एन एक्स, एक्स की जगह यहाँ पर क्या है ये कंप्लीट रिजल्ट जो ये वाला पार्ट है, यानी कि ई एन एफ डबल डैश ऑफ है ओवर एफ डैश ऑफ है, ये हमारे पास एक्स टर्म है,
ये हमने एज इट इज़ राइट कर दी, और जो पावर n है वो -1 जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो -1 मल्टीप्लाई दिस टर्म, तो वो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये प्लस से ये माइनस में मूव कर गया। तो ये वाला जो कंप्लीट बाइनोमियल थ्योरम जब आप एक्सपैंड किया तो आपके पास ये स्टेप बन जाएगा बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग, 1 माइनस ई एन एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए, ठीक हो गया। फिर हमने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट टर्म है ना, इसमें 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, और ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें भी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये कंप्लीट ब्रैकेट को आपने पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने ये कंप्लीट ब्रैकेट को आपने इस सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये स्टेप बन जाएगा। ये मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। ई सबस्क्रिप्ट n+1 ये एज इट इज़, ये ई एन ये भी एज इट इज़, माइनस ई एन ये भी एज इट इज़, ब्रैकेट लगाई है। अब ये कंप्लीट ब्रैकेट को आपने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 1 से मल्टीप्लाई इस कंप्लीट ब्रैकेट को करेंगे तो ये इसमें कोई नो चेंजिंग हो नहीं है ना, यानी कि कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो 1 मल्टीप्लाई 1, ये 1 एज इट इज़, प्लस इस कंप्लीट रिजल्ट को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये भी एज इट इज़ आ गया, ई सबस्क्रिप्ट n 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए माइनस। अब आपने इस टर्म को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई जब किया तो ये वाला टर्म तो एज इट इज़ आ गया, ई सबस्क्रिप्ट n एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद इस टर्म को हमने इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा ई एन मल्टीप्लाई ई एन स्केयर हो गया ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए जब इससे मल्टीप्लाई होगा, एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए, ये हमारे पास 2 टाइम रिपीटेड हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये 2 टाइम जब आपके पास रिपीटेड होंगे तो आप इसको कंप्लीट स्केयर में भी राइट कर सकते हैं, वही मैंने राइट किया हुआ है, एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए होल स्केयर, ठीक हो गया। ये होल स्केयर में राइट कर दिया क्योंकि ये 2 टाइम्स रिपीटेड हो रही हैं, 2 टाइम रिपीट की वजह से ये आपके पास कंप्लीट स्केयर के अंदर राइट हो गया हुआ है। उसके बाद इसको मैंने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि ये आपके पास हार्ड ऑर्डर टर्म्स में कंटेन कर रहा है। जो हार्ड ऑर्डर टर्म्स होती हैं डेरिवेटिव्स के अकॉर्डिंग, आप उनको भी फिनिश्ड कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हार्ड ऑर्डर टर्म्स जो हैं इसको हमने निगलेक्ट करना है पावर की वजह से। तो ओनली ऑन आपके पास ये इतना पार्ट रह जाएगा रिमेनिंग। जब आप इसको निगलेक्ट कर देंगे इतने पार्ट को, तो आपके पास ये फर्स्ट थ्री टर्म्स रह जाएंगे। तो निगलेक्टिंग हार्ड ऑर्डर टर्म्स ये मैंने इस वर्ड के लिए राइट किया हुआ है, यानी कि ये कैसे निगलेक्ट किया ये मैंने राइट कर दिया हुआ है कि निगलेक्टिंग आपने करनी है हार्ड ऑर्डर टर्म्स के लिए, तो ये आपके पास वैनिश हो जाएगा। तो बाकी रिमेनिंग पार्ट निगलेक्ट होने के बाद रह जाएगा ई सबस्क्रिप्ट n+1 इक्वल है ई एन माइनस ई एन, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट की, और 1 प्लस ई एन ओवर 2 फैक्टोरियल ये एज इट इज़ है, एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए ये भी एज इट इज़ राइट किया हुआ है, माइनस ई एन एफ डबल डैश ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए ये भी एज इट इज़ राइट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑनवर्ड्स टाइम में हमने ना ये 1 जो है ये एज इट इज़ ही होगा। ये हमने इतनी टर्म्स को आपस में सबट्रैक्ट करना है, ये वाली रकम और ये वाली जो रकम है इनको आपस में सबट्रैक्ट करेंगे। ये कैसे करना है देखें, एफ डबल डैश ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए दोनों में कॉमन है, ठीक है। एक तो ये कॉमन, ये वाली टर्म ये जब आप लेंगे ये कॉमन आ जाएगा, और ई एन दोनों में है ये भी कॉमन, यानी कि ई एन एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए ये कॉमन आएगा यहाँ से। तो आपके पास रहेगा यहाँ पर 1/2 फैक्टोरियल -1। जब आप 1/2 फैक्टोरियल -1 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा -1/2 फैक्टोरियल। तो यही मैंने राइट किया हुआ है 1 माइनस, यानी कि इस टर्म को इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस ई एन ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए। इस टर्म को इसमें से माइनस करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट माइनस में आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस ई एन ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू दिस। तो ये वाला स्टेप तो एज इट इज़ था, ठीक है, और ये हमने यहाँ से माइनस करके ये राइट बना दिया। फिर ऑनवर्ड ये होगा कि आपने ई एन जो है ना एरर, इसको आपने ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 के साथ भी और इस टर्म के साथ भी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साइन भी चेंज हो जाएंगे और एरर सबके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो ये ऑनवर्ड स्टेप आ जाएगा, ई सबस्क्रिप्ट n+1 इक्वल है ई एन एज इट इज़ माइनस ई एन, यानी कि माइनस ई एन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस ई एन आ गया, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो गया, ये वाला ई एन इस ई एन से मल्टीप्लाई होगा, तो इस ई एन को जब आप इस ई एन से मल्टीप्लाई करेंगे एरर के साथ तो ये हो जाएगा ई एन का स्केयर, ठीक है ना, ओवर 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है इसलिए इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, ओवर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ कटिंग हो रही है, ये देखेंगे प्लस ई एन है ये कैंसिल और ये माइनस ई एन ये,
प्लस टर्म माइनस टर्म से कैंसिल आउट होगी, उसके बाद ये रह जाएगा रिमेनिंग पार्ट ई एन प्लस वन इक्वल है ई एन स्केयर ओवर टू फैक्टोरियल, ये राइट हो गया, मल्टीप्लाई एफ डबल डैश ऑफ एफ डैश ऑफ ये देखें ये एज इट इज़ मैंने राइट किया हुआ है। ये कंप्लीट रिजल्ट ये वाला जो है एज इट इज़ राइट हो गया है कटिंग होने के बाद। ये स्टेप होने के बाद आपने अब क्या करना है, जो ई एन स्केयर है इसको आपने साइड पे डिस्प्ले कर देना है, और रिमेनिंग पार्ट जो रह जाएगा वो होगा 1/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए मल्टीप्लाई ई एन स्केयर। ये इसलिए किया है कि आपने यहाँ से ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। और 1/2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए ये एक्चुअली आपके पास एक लैम्डा टर्म के वैल्यू के इक्वल होता है। ये आपके पास लैम्डा कांस्टेंट वैल्यू है जो कि एसिम्प्टोटिक को होल्ड करेगा, ठीक है ना। और इसको मैंने लैम्डा राइट करने लगा हूँ, वो मैंने साइड पे राइट भी किया हुआ है। ई एन प्लस वन जो है ये एज इट इज़ है 1/2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ है और एफ डैश ऑफ एक जगह मैंने ये लैम्डा राइट किया हुआ है। ये लैम्डा है एसिम्प्टोटिक को होल्ड कर रहा है, जो कि एरर्स की पॉसिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है ना। यानी ये वाला इतना कंप्लीट रिजल्ट मैंने इस लैम्डा के इक्वल किया हुआ है, और ई एन स्केयर ये मैंने एज इट इज़ राइट किया हुआ है, ठीक है ना। अब एरर जो है लैम्डा को अवेल्ड कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको मैंने डबल स्टेरिक का नेम दे दिया है, और लैम्डा की वेरी साइड पर लिखी भी हुई है वेयर लैम्डा इक्वल है 1/2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए। ये देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, मैंने इसको ये राइट किया हुआ है। ये जिसको मैं सर्कल आउट कर रहा हूँ यही मैंने लैम्डा को साइड पे वेयर की फॉर्म में राइट किया हुआ है, ये वाला कंप्लीट रिजल्ट, ठीक है ना। उसके बाद जो आपके पास है ये डबल स्टैरिक मैंने नेम लिया हुआ है। आप इसका कंपैरिजन करेंगे ए फ्रॉम स्टैरिक के साथ, जो आपने ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की स्टार्टिंग पे न्यूटन-रॉप्सन इस क्वाड्रेटिक कन्वर्जन के लिए आपने न्यूटन-रॉप्सन मेथड के फॉर्मूले के नीचे आपने ऑर्डर कन्वर्जेंस का रिजल्ट लिखा, उसमें आपने कोई स्टैरिक जैसे कहा हुआ था उसमें, और ये डबल स्टैरिक में आपके पास जो कंपैरिजन होगा वहाँ पर ई एन प्लस वन है, इसमें भी ई एन प्लस वन है, और इक्वल वो भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है। वहाँ पर ई सब्सक्रिप्ट एन है तो यहाँ पर भी ई सब्सक्रिप्ट एन है, और वहाँ पर इसकी पावर में एल्फ़ा है, आप सभी स्टूडेंट दे सकते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है ई सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन इक्वल है लैम्डा ई सब्सक्रिप्ट एन होल रेज टू पावर एल्फ़ा, वहाँ पर इस टू की जगह एल्फ़ा लिखा हुआ है। और डबल स्टैरिक में ये सारा रिजल्ट वही आया हुआ है, बस उस एल्फ़ा की जगह यहाँ पर टू राइट किया हुआ है, यानी ई एन प्लस वन इक्वल है लैम्डा ई एन होल रेज टू पावर एल्फ़ा होल रेज टू पावर टू, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट होगा कि वहाँ पर एल्फ़ा है, यहाँ पर टू कंटेन कर रहा है, इट्स मीन कि फिर हमारे पास जो एल्फ़ा की वैल्यू क्या ऑब्जर्व कर रही है कि ये टू का कंटेन कर रही है, यानी कि कंप्लीट रिजल्ट सारा यही है जो ऑर्डर कन्वर्जेंस में होल्ड कर रहा है। तो फिर इसके ऑर्डर कन्वर्जेंस की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, ओनली ऑन टू। वही मैंने राइट किया हुआ है, कंपेयरिंग स्टैरिक एंड डबल स्टैरिक वी गेट ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस एल्फा इज इक्वल टू टू, यानी कि वो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस में हमारे पास जो रिजल्ट है कंप्लीट रिजल्ट यही है, बस इस टू की जगह वहाँ पर एल्फा लिखा हुआ है। सो हमारे पास डबल स्टैरिक से जब हम सिंगल स्टैरिक को कंपेयर करते हैं तो फिर एल्फा इक्वल इसके हो जाता है। ये हमें न्यूटन-रॉप्सन मेथड का एक ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस मिल गया है जो कि फास्टेस्ट कन्वर्जेंस करता होता है, ये इसका एरर है। तो और इसके एरर को हमें ऑर्डर कन्वर्ज करवाने के लिए हमें उसकी ऑर्डर कन्वर्जेंस की पॉसिबिलिटीज़ दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एल्फा इज इक्वल टू टू ये बता रहा है, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन-रॉप्सन मेथड फॉर्मूला, यानी कि जो एल्फा इज इक्वल टू है ये हमारे पास रिक्वायर्ड न्यूटन-रॉप्सन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, जो कि फास्टेस्ट कन्वर्जेंट करवाने के लिए होल्ड हो रहा होता है, ठीक है ना। तो होपफुली आर डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम बनी हुई हो, किसी स्टेप का कोई आइडिया ना हुआ हो, तो वो अपने स्टेप से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अपने जो जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं प्रीवियस, आप सभी स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस पे रीड आउट किया करें, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।